दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर लिटरेरी मीडियम इन मॉडर्न टाइम्स। और अगर हम मॉडर्न टाइम को देखें तो ये सबसे ज़्यादा फिर डोमिनेट करता हुआ जॉनरा हमें नज़र आता है। और यही सिर्फ जॉनरा है जो हमें नज़र आता है compete करता है, क्योंकि एक नई चीज़ आ चुकी थी, एंटरटेनमेंट की नई फॉर्म्स आ चुकी हैं, और वो है फिल्म आ चुकी है और रेडियो आ चुका है। अभी इंटरनेट नहीं आया उस दौर में, फिल्म और रेडियो जो है अभी इब्तदाई स्टेज में है, और ये दोनों compete कर रहे हैं अब एंटरटेनमेंट की वर्ल्ड में। लोगों की अटेंशन जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लोगों को जहनों को फार्म करने की जिम्मेदारी अब इन्होंने ले ली है। तो इस दौर के अंदर अगर कोई जॉनरा ऐसा था लिटरेचर के अंदर जिसने compete किया उनको और कड़ा मुकाबला दिया, वो था नावल। और इसी में डिस्टिंग्विश्ड वर्क भी प्रोड्यूस किया गया। स्पेशल वर्क जो है वो हमें नावल में प्रोड्यूस होता नजर आता है। द ग्रेट मेरिट ऑफ द पोइट्री इज दैट इट हैज़ द कैपेसिटी टू कन्वे मोर देन वन मीनिंग एट ए टाइम। अगर हम पोइट्री की तरफ जाएं, पुराने जो सबसे एंशियंट जॉनरा है, इसकी जो सबसे खास बात होती है, इट कैन कन्वे मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, मल्टाई मीनिंग कन्वे कर सकती है एक ही टाइम के ऊपर। इट प्रोवाइड्स कंप्रेशन ऑफ द मीनिंग थ्रू मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस। और दूसरी इसकी क्वालिटी क्या है कि इट कैन कंप्रेस द मीनिंग। मेटाफोरिकल वे के अंदर मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं और मीनिंग को कंप्रेस कर सकते हैं। इट मैनेज टू डिस्टिल इनटू अ ब्रीफ एक्सप्रेशन a whole range of the meaning, appealing to the both intellect and emotion. ठीक है, but this compression of the metaphor is dependent upon a certain compression in the society. अब मेटाफर कैसे समझ में आएगा? मेटाफर उसी सूरत में बच्चों समझ में आ सकता है जब सोसाइटी होमोजेनस हो। ठीक है, सोसाइटी के अंदर उसके लिंक्स मौजूद हों, रीडर और क्रिएटर के दरमियान, जो कंटेंट क्रिएटर है, जो राइटर है, उसके दरमियान और रीडर के दरमियान कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। हम वेस्ट की स्पेशली अब बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, द मेटाफर यूज्ड इन पोइट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टेन assumption of the public truths held in common by both the poet and the audience. The poet और उसके ऑडियंस या उसके जो रीडर हैं, उनके दरमियान अगर तो एक कॉमन ग्राउंड नहीं है तो मेटाफर मेटाफर तो यूज ही नहीं हो सकता। मेटाफर तो होता ही कॉमन ग्राउंड के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड होम, अगर हम होम वर्ड को देखें तो मेटाफर के तौर पे भी ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, स्टूड फॉर द सेटल्ड पीसफुल लाइफ एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग द विक्टोरियन होम। विक्टोरियन एज के अंदर विक्टोरियन होम का जो तस्वर है वो क्या है? एक सेटल्ड लाइफ, पीसफुल, अमन का जो ओसिस है, जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, बीवी बच्चे आपके होते हैं। यही है ना विक्टोरियन एज का होम का कॉन्सेप्ट। पाकिस्तान में भी इस वक्त यही है। सो इफ this word was used as a metaphor in the poetry, its meaning to the poet as well as the audience was the same. विक्टोरियन एज के अंदर इस मेटाफर का इस्तेमाल, ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल होगी जहां पे हम समझेंगे कि आसान था। बट इन द 20th सेंचुरी क्या हुआ? व्हेन ऑन द अकाउंट ऑफ सो मेनी डाइवर्स एंड द डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस जो हैं, डाइवोर्सेस जो हैं, एंड होम हैज लॉस्ट इट्स सैंक्टिटी। अब मॉडर्न एज के अंदर, वेस्ट के अंदर, होम जो एक सेक्रेट इंस्टीट्यूशन था वो डिसइंटीग्रेशन का शिकार था इंग्लिश सोसाइटी के अंदर। द वर्ड होम कैन नॉट बी यूज्ड बाय द पोएट इन दैट सेंस। ठीक है, उस तरह नहीं हो सकता कि आप घर को वो चीज़ देख रहे हैं जिस तरह हम पहले देख रहे थे। इट विल कन्वे टू द डिफरेंट रीडर्स डिफरेंट मीनिंग अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। जैसे आपके अब मॉडर्न एज में चूंकि इंडिविजुअलिज्म भी डेवलप हो रहा था और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को अहमियत भी थी, तो ऐसी सूरत में जितने ज़्यादा आपके तजर्बे होंगे, आप एक घर के बारे में अगर किसी का एक्सपीरियंस तल्ख है तो उस, और पोएट उसे होम को एक ऑसिस के तौर पे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक पीसफुल प्लेस के तौर पे, तो वो कैसे सिमिलर मीनिंग कन्वे कर सकता है? ये एक एग्जांपल है, इस तरह बहुत से मसाइल के। दिस इज द एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड इंटेरोगेशन। ओल्ड वैल्यूज हैव बीन डिस्कार्डेड एंड दे हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू। प्रॉब्लम ये था कि ओल्ड वैल्यूज को डिस्कार्ड तो कर दिया गया था, लेकिन नई को भी रिप्लेस होना बाकी था। अब ऐसे टाइम में नॉवल ही यूजफुल हो सकता है। सो मॉडर्न नॉवलिस्ट को देखते हैं। इसलिए डाइवर्स जो स्टाइल में कुछ डाटा मैंने रिमूव भी किए हैं, डिसकंटिन्यूटी इसलिए फील हो रही है
कि ऐसे टाइम के अंदर जब डिसइंटीग्रेशन हो, इंटेग्रेशन हो हर हर लेवल के ऊपर, और वैल्यूज जो मोरालिटी है वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, विक्टोरियन हिपोक्रेसी हमारे सामने आ चुकी है, या वेस्ट के सामने उस टाइम आ चुकी थी मॉडर्न एज के अंदर। तो मॉडर्न एज के अंदर अब जो जो ऐसा जॉनरा चाहिए था जो एनालिटिकल होता, ठीक है, जो सिंथेटिक ना हो, सिंथेटिकल ना हो। आई मीन जो पोइट्री है वो तो सिंथेटिकल एक एलिमेंट लेके आती थी, कॉमन ग्राउंड पे सिर्फ बात कर सकती थी। तो नॉवल एक ऐसा जॉनरा था जो बेहतर वे में कम्युनिकेशन कर सकता था डाइवर्स लोगों के साथ, डाइवर्स मेथड्स के साथ। तो मॉडर्न नॉवलिस्ट अगर हम देखें तो इनमें हम दो तीन ग्रुप हमें बनाने पड़ेंगे। एक जो मॉडर्न नॉवल जहाँ से स्टार्ट हुआ है इनको हम कहेंगे द एंसेस्टर्स। या एंसेस्टर्स से मुराद बहुत पुराने नहीं है, यानी मॉडर्न नॉवल जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे एंसेस्टर्स, जिन्होंने बुनियादें रखी। द इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नॉवल who dominated the earlier part of the 20th century were वेल्स, ये जो एच जी वेल्स हैं, बैनेट है, कॉनरेड है, इनके स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट हो गए, कॉनरेड, किपलिंग एंड फोस्टर। ठीक है, वेल्स, बैनेट, कॉनरेड, किपलिंग एंड फोस्टर जो है इनको हम अर्लियर फेज में डिस्कस करते हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, जो ओरिजिनेटर ऑफ द मॉडर्न ड्रामा है। एच जी वेल्स, ही वाज बोर्न बेसिकली 1866 से 1946 तक आते हैं। तो एच जी वेल्स को तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि ये इन्होंने बुनियाद रखी थी साइंटिफिक जो है नॉवेल्स की, जो साइंस फिक्शन जिसे आप कहते हैं, साइंस फिक्शन के मास्टर हैं एच जी वेल्स। जैसे बिल्कुल क्राइम स्टोरीज की इब्तदा की थी, भला किसने की थी? क्राइम स्टोरीज के ऊपर ज़्यादातर बुनियादी जो वर्क किया है मैंने बताया था, किसी को याद है? खैर, अमंग द राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, इनका पूरा नाम है एच जी वेल्स भी कहते हैं, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स वाज द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी एंड लाइक बर्नार्ड शॉ ही एक्सर्टेड अ ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ हिज कंटेम्परेरीज। बल्कि आप इन्हें बर्नार्ड शॉ कह सकते हैं नॉवलिस्ट में, वो तो ड्रामा के अंदर है ना। इन्होंने काफ़ी माशरे पे असर डाला, रेवोल्यूशनरी किस्म के आइडियाज़ थे। Wells was the first English novelist who had a predominantly scientific training and who was profoundly antagonist to the classics. ठीक है, साइंटिफिक फिक्शन की बुनियाद रखते हैं, साइंटिफिक बैकग्राउंड रखते हैं, ट्रेनिंग भी रखते थे। ही इंसिस्टेड दैट क्लासिकल ह्यूमनिज्म शुड बी डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ साइंस। तो उन्होंने साइंस के लिए हमेशा बात की। इन्होंने कहा जी ये जो क्लासिकल ह्यूमनिज्म है इसको छोड़ देना चाहिए और हमें आना चाहिए अब किसकी तरफ? साइंस। एंड दैट द बायोलॉजी एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री, जो साइंसेस है सारी, शुड टेक द प्लेस ऑफ लैटिन एंड ग्रीक। उनका ग्रीक स्टडीज, लैटिन स्टडीज, इस तरह की चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए, ख़त्म हो गया उनका वक्त। अब लोगों को साइंस पढ़ानी चाहिए, बायोलॉजी पढ़ानी चाहिए, और वहाँ से ही हमें सीखना चाहिए। मोर ओवर ही हैड नो रिस्पेक्ट फॉर एक्सेप्टेड कन्वेंशंस व्हिच ही क्रिटिसाइज मोस्ट रूथलेसली। क्लासिज्म के तो बिल्कुल खिलाफ थे कि ऑर्डर, रूल, जो कन्वेंशन, जो मोरालिटी, वो सारी चीज़ें उन्होंने हवा में उड़ा दी और कहा कि इन चीज़ों की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। He was untouched by the sentiment and had no loyalty to the past. दो चीज़ों के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, सेंटिमेंट के साथ जज्बातियत, और पास्ट के साथ जो लॉयलिटी है, माजी से चिपके रहना है जो है, इसके सख्त खिलाफ थे। विद द रिजल्ट दैट ही रिजेक्टेड व्हाट वाज हिथरटू कंसिडर्ड सेक्रेड, जिससे पहले सीक्रेट समझा जाता था, पार्ट ऑफ द इंग्लैंड कल्चरल इनहेरिटेंस, ये सारा कुछ इन्होंने कहा कि ठीक नहीं है। The novels of the Wells fall into three divisions में हम इनको कर सकते हैं। मोस्टली इनकी फर्स्ट डिवीजन ही ज़्यादा पेपर में आपके आ सकती है, वो है साइंस फिक्शन। फर्स्ट ही रोड द साइंस रोमांसेस, या साइंस फिक्शन कह लें, और साइंस रोमांसेस जिन्होंने लिखी। नेक्स्ट ही ट्राइड हिज हैंड ऑन द डोमेस्टिक नॉवेल्स with its emphasis on the character and the humor, and then he had gained sufficient fame as a writer. He wrote a series of the sociological novels. तो उन्होंने डोमेस्टिक नॉवल लिखे हैं, सोशियोलॉजिकल नॉवेल्स लिखे हैं। आखिर में रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान गया, फिर घरेलू नावल जब लिख लिए तो, लेकिन इब्तदा इन्होंने की थी साइंटिफिक फिक्शन, साइंटिफिक रोमांसेस के साथ। और आप एच जी वेल्स को ओरिजिनेटर कह सकते हैं। आज जो साइंस फिक्शन आप पढ़ते हैं या देखते हैं तो इसकी एक्चुअल जो इब्तदा है वो एच जी वेल्स ने की थी। और ये किस तरह नॉवेलिस्ट बने उसके पीछे बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, लेकिन वक्त हमारा निकल जाएगा तो उस पर कभी फिर कभी ज़िंदगी में। As the writer of the scientific romances, Wells stands unrivaled. They are masterpieces of imaginative power.
मास्टरपीसेस हैं, इन्होंने बिल्कुल इसकी बुनियाद ही रख दी. He looks at life on earth from a higher level by projecting himself at to a distant standpoint. ऐसा लगता है ज़मीन से बहुत दूर जाके खला में देखते हैं, हमको दूर से देखते हैं कि ये दुनिया कैसी है. To the moon, to the future, to the air and to another planet. वहाँ से इनका बर्ड आई व्यू भी छोटा होता है, यूनिवर्सल आई व्यू था, प्लानिटरी आई व्यू है इनका. In these romances, Wells has shown an extraordinary ability to look into the future, and many of his predictions have proved to be true. ठीक है, वो वक्त में भी सफर कर लेते हैं. बल्कि इनका जो पहला वर्क है वो आपके सामने आ रहा है. दिस फर्स्ट साइंटिफिक रोमांस वाज, या रोमांस से मतलब फिक्शन भी होगा, साइंटिफिक फिक्शन जो है, साइंस फिक्शन जिसे कहते हैं. टाइम मशीन जो ने लिखा 1895 में, ये आपको आ जाना है मुझे लग रहा है. अगर इनके बारे में अगर पूछा जाए तो टाइम मशीन तो लाजमी बात है. द इनविजिबल मैन, वो भी इनका बड़ा फेमस है. टाइम मशीन पे भी मूवीज बन चुकी हैं, द इनविजिबल मैन पे भी बन चुकी हैं. इन विच द हीरो इन्वेंटेड अ टाइम मशीन which enables him to accelerate the time consciousness and project himself into the future. ऐसे आदमी एक मशीन है जो है इन्वेंट करता है और फिर फ्यूचर में चला जाता है कि आगे क्या होगा. Here is also described in a most vivid manner the grim picture of the earth divided between a master race and their resentful serfs. लेकिन आगे जाके वो क्या कहता है, मास्टर रेस, दुनिया मास्टर रेस और सर्फ्स में डिवाइड हो चुकी है. जैसे इस बात का चांस भी है, बहुत ज़्यादा चांस है आने वाले दिनों में एक नई डिवीजन आ सकती है. द मॉरलॉक्स बिलोंगिंग टू द सब रेस, एक नया जो है वो एक निज़ाम तरतीब पाएगा फ्यूचर के अंदर. हिज नेक्स्ट वर्क है द वार ऑफ द वर्ल्ड्स. ये भी बहुत फेमस है, द वार ऑफ द वर्ल्ड्स 1898 के अंदर इन्होंने तख्लीक किया. डील्स विद द थीम ऑफ द इन्वेजन ऑफ द अर्थ बाय द पीपल लिविंग ऑन द प्लैनेट मार्स. इसमें क्या होता है वार ऑफ द वर्ल्ड्स में कि मार्स पे जो रहने वाले लोग हैं, मरीख पर रहने वाले लोग ज़मीन पे हमला कर देते हैं. दे स्प्रेड डिस्ट्रक्शन बाय द यूज ऑफ डेथ रे, but they are ultimately defeated on account of their lack of immunity from bacteria. कितनी अजीब सी बात है उस कहानी के अंदर. वो ज़मीन पे बहुत डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं, बहुत इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे नहीं लगता कि इंसान उनसे जीत सकते हैं. लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो एक पॉइंट पे, और वो क्या है कि वो बैक्टीरिया उन्हें मार डालते हैं. जो ज़मीन पे बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं, उनके यहाँ उनको इनकी इम्यूनिटी नहीं होती, तो बैक्टीरिया हमें बचा लेते हैं इंसानों को. The other scientific romances written by the Wells are The Island of Dr. Moreau, ना 1896 के अंदर, When the Sleeper Wakes, एक और साइंस फिक्शन, and The First Man in the Moon 1901 के अंदर, and The Food of the Gods 1904 में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिफिक थ्रिलर उन्होंने लिखे. They were the most exciting scientific thriller which never appeared in English fiction. ऐसा फिक्शन इंग्लिश में कभी नहीं लिखा गया था, कभी नहीं सोचा गया था. बहुत ज़बरदस्त इन्हें अपनी इमेजिनेटिव पावर यूज़ की और साइंस फिक्शन तख्लीक कर दिया. And Wells anticipated various forms of the warfare including the atom bomb. इन्होंने एटम बॉम्ब वाली जो लड़ाई है उसको भी इमेजिन किया था, और बाद में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए. From the fantastic romances, Wells then turned to domestic fiction. प्रोलिफिक राइटर थे, उसके बाद वहाँ मशहूरी पाकर, शोहरत पाकर डोमेस्टिक फिक्शन की तरफ आते हैं. He was thoroughly familiar with the life in the London suburbs, which he describes with enthusiasm in Kipps, in Comedy of the Class Instincts. This novel is full of the satire, humor, typical of Wells. Kipps के अंदर, and टोनो बेंगे एक और इनका नॉवल है, ये भी जो है रिमार्केबल पिक्चर ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी यहाँ इनको उन्होंने प्रेजेंट की है. और एना वेरोनिका which is the full length study of the modern young woman. There is the first attempt to English fiction at a frank and open treatment of sex relationship. यहाँ पे हमें एना वेरोनिका में नजर आते हैं. तो ये इनके डोमेस्टिक वर्क्स हैं. And Love and Mrs. Lavish and the History of the Mrs. Polly. Wells gives us realistic, humorous, and symmetric study of the lower middle class life. But this time Wells had gained great reputation as a writer. He then started a series of the novels dealing with the great social problems confronting the men of his time.
अब सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं, किसकी तरह, जैसे बर्नर्ड शॉ में अपने प्ले में किए थे। द सीरीज इंक्लूड द न्यू मैकियावेली, इनका प्ले है द न्यू मैकियावेली 1911 के अंदर, विच इज स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल क्रीड्स इन द गाइज ऑफ biography. Mr. Britling sees it through 1960s के अंदर about the this is the reaction of the people of the First World War and the Undying Fire. It is a religious and satiric fantasy, and Mr. Bletsworth on Rampole Island and the autocracy of Mr. Parham, an attack on the capitalism. तो ये इनके डिफरेंट वर्क्स हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा चांस है आपसे पूछा जा सकता है, साथ में आपको गाइड करता जाऊँ, वो है इनके जो साइंटिफिक फिक्शन है। साइंस फिक्शन के जो कि मास्टर थे, ओरिजिनेटर हैं, फाउंडर हैं, तो अक्सर ये वाले वर्क्स, द फूड ऑफ द गॉड्स, द फर्स्ट मैन इन द मून, व्हेन द स्लीपर वेक्स, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियो, और ऊपर आ जाएं तो द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जो है, और सबसे ज़्यादा द टाइम मशीन, ये तो इनका मास्टरपीस है। टाइम मशीन का आइडिया दिया दुनिया को, जो आज सुनते हैं ना टाइम मशीन के बारे में, इसके खालिक H.G. वेल्स हैं। लेकिन बाकी भी अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो याद कर सकते हैं, हिम्मत है आपकी। Wells believed that the human civilization can survive only if people discipline their instincts by means of reason. तो ये रीजन पे बिलीव करते थे, ठीक है। कहते हैं कि अगर हम रीजन को यूज करते हुए अपनी इंस्टिंक्ट को डिसिप्लिन कर दें तो ही हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन सर्वाइव कर सकती है, वरना हम डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे को। His greatest weakness was what that being too much scientific minded. इसके बारे में जो तनकीद होती है H.G. वेल्स के ऊपर, जो आपको ज़ाहिर है आपके सामने भी आ चुकी है, वो है इनका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाना, टू मच साइंटिफिक माइंड। He lacked spiritual wisdom. इनकी कहानियों में जो चीज़ कम मिलती है वो spiritual wisdom नहीं मिलता। He was undoubtedly the most intellectual of the ancestor of the modern novel. Intellectual तो बड़े कमाल के थे, हमें ये इन पर तनकीद की जा सकती है, इसको डिफेंड भी किया जा सकता है, क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, दोनों पहलू हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑथर है हेनरी जेम्स है। हेनरी जेम्स वाज बोर्न इन 1843, died 1916. Henry James, one of the important of the elder novelist, was an American naturalized in England. ये भी अमेरिकन है जो कि इंग्लैंड के अंदर आके रच बस गए और इंग्लैंड के बाद में ये कहलाने शुरू हो गए हेनरी जेम्स। बिल्कुल एक और आथर भी है जो अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका में आधी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, और बाकी आधी ज़िंदगी उन्होंने आके इंग्लैंड में गुजारी थी। भला क्या नाम है उनका? अमेरिकन ब्रिटिश राइटर भी आप उन्हें इकट्ठा कह सकते हैं। इट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन ओरिजिन दैट हेनरी जेम्स वॉज अनटच्ड बाय द पेसिमिज्म ऑफ द एज। अब इंग्लैंड में जो पेसिमिज्म से इंग्लैंड गुजर रहा था एक लिहाज से, तो ये अनटच्ड है क्योंकि ये बाहर से आए थे। Whereas almost all his contemporaries who tried to investigate the human mind showed unmistakably signs of depression. In his earlier novels such as The Europeans 1879 में इन्होंने लिखा था, ये बहुत अर्लियर एक वर्क है इनका। हेनरी जेम्स इज चीफली कंसर्न्ड विद द क्लैश बिटवीन द अमेरिकन एंड द यूरोपियन माइंड। In the next important novel, What Massey Knew, 1897 में आ रहा है, he gives us an exquisitely delightful picture of the young American girl brought up in the sentimental Victorian surroundings and introduced to the modern society entirely devoid of sentiment. तो इनकी कहानियों में अगर आप गौर कर लें तो यूरोपियन देखें, वट मैसी न्यू में देखें, तो अमेरिकन लोगों का आके इंग्लैंड के अंदर इन्वायरमेंट में मिसफिट होना या प्रॉब्लम फेस करना, उस पे इनका फोकस है। हेनरी जेम्स in his later novels also deal with a similar simple situation pregnant with the most complex psychological effects. The Golden Ball, The Golden Ball 1905 में आ रहा है, another good work. The love for the antique, beautiful things which the American millionaire exhibits in his character is the theme of Henry James' two other novels. एक अमेरिकन मिलियनेयर का जो एंटीक्स चीज़ों में, ब्यूटीफुल थिंग्स को इकट्ठा करना, जमा करना, उसको जो पैशन है वो हमें कुछ नॉवेल्स में नजर आता है। द स्पाइल्स ऑफ पैंथोन एंड द सेंस ऑफ द पास्ट, ये दो नॉवेल जो हैं।
स्पाइल्स ऑफ द प्यांटन एंड द सेंस ऑफ द बॉस्क। हेनरी जेम्स आप समझ जाए, इनका थोड़ा बैकग्राउंड की अमेरिका से आए हैं, और अमेरिकन और ब्रिटिश इन्वायरमेंट में जो प्लांट होना है और जो प्रॉब्लम फेस करना है ज़्यादातर उन लोगों के बारे में है। और इनकी कहानियों में अमेरिकन ब्रिटिश का टच नज़र आता रहेगा, दो क्लैश कल्चर्स का, इन्वायरमेंट का फ़र्क जो है। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी जेम्स टू द टेक्निक्स, जो इन्होंने टेक्निक में काम किया इसमें इसके लिहाज से बड़े फेमस है, इज अ स्टोरी अनटोल्ड इट सेल्फ कम्प्लीटली इन द मेंटल प्लेन। तो जहन से ये स्टोरी बयान करते हैं। हेनरी जेम्स ने, आप सही समझे तो इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो टर्म आपने सुनी होगी, उसकी इब्तिदा कर दी थी। ये जो आपने सुनी है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल होते हैं, इनके ओरिजिनेटर हैं एक लिहाज से। जीन से नॉवल सारा एक्सप्लेन करते हैं। द रीडर इज परमिटेड ओनली वे ग्लिम्पसेस इवन व्हाट द कैरेक्टर थिंक्स। Thus, James transferred the psychological novel, the method of detective novel, किसी हद तक. The later psychological novelists like Virginia Woolf, James Joyce were greatly influenced by the Henry James style as well as the indirect technique of narration. बाद में वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस ने तो इसको कमाल पे ले गए, आगे हम देखेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है, हाल दो ये इन्होंने इसको बड़े वंडरफुली वे में यूज किया है। उसके बाद जो हमारे पास नॉवलिस्ट हैं वो हैं जोसेफ कॉनरेड। इनका वर्ल्ड फेमस नॉवल आपने पढ़ा होगा, हार्ट ऑफ डार्कनेस। कौन नहीं जानता है इनको? हार्ट ऑफ डार्कनेस की वजह से हम जानते हैं मिस्टर कर्ट्स के साथ जो मार्लो मिलने के लिए जाता है। चीफ अमंग दोज हु यूज्ड द टेक्निक ऑफ द हेनरी जेम्स वाज कॉनरेड। हेनरी जेम्स की ये टेक्निक कॉनरेड ने भी यूज की, यानी जहन के अंदर से जो है वो डिस्क्रिप्शन दी जाए। अब पोल थे, यानी पोलैंड के रहने वाले थे, उनको पोल या पॉलिश कहते हैं। वो रूट एक्सक्यूजिट इंग्लिश, बड़ी कमाल की इन्होंने इंग्लिश लिखी। इनके बारे में तो कहा जाता है इन्होंने इंग्लिश सीखनी 25 साल की उम्र में स्टार्ट की थी और बाद में नॉवेलिस्ट बन गए। देखें, he was gifted with a great love for his fellow creatures, and through it he acquired an unusual insight in all that was going on around him. Being a sailor, इनका लाइफ एक्सपीरियंस था, एज ए सेलर ये काम करते रहे। He spent 20 years of the strenuous life in the ship और ऑन द पोर्ट, पोर्ट शिप और सेल और सेलिंग का जो एक्सपीरियंस था इन्होंने अपनी कहानियों में लिया। ऑल दिस एक्सपीरियंस रिवील टू हिम वन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन नेचर, दैट इज द टेंशन बिटवीन आवर हायर एंड द लोअर सेल्व्स। ये उन्होंने डिस्कवर किया मेन टेंशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एज हिज ओन सेलर्स लाइफ प्रोवाइडेड हिम विद द मेमोरी ऑफ द मिस्टेक्स, ह्यूमिलिएशंस एंड करेक्शंस अंडर अथॉरिटी, ही टुक a sort of morbid interest in the people whose souls are harassed and tormented by the others. Conrad was influenced by Henry James' artistic rectitude and psychological subtlety जो है। हेनरी जेम्स ने काफ़ी लोगों को मुतासर किया अपनी टेक्निक के एतबार से। The theme of the Conrad's novels transcend temporary and the material interest. Unlike some of the contemporary novelists, he scorned to expose social abuses or laugh at the social prejudices. The masterpieces of the Conrads are The Nigger of the Narcissus 1898 के अंदर आते हैं, लॉर्ड जिम 1900 पूरे में, टाइफून 1902 में और नोस्ट्रोमो 1904 में ये मंजर यहाँ पे लेके आते हैं। और हार्ट ऑफ डार्कनेस भी है, शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है। Conrad's greatest merit in these novels lies in the descriptive power by which he, like Milton, can make us see the unseen as he can see it. He gives a touch of realism to the stories. Moreover, Conrad, in all his novels, exhibits the great ideals of impartiality, practical wisdom, sense of fitness, and the freedom, sentimentality, which earned for him the admiration for his English readers. तो ये यहाँ पे मिस है, वो सबसे ज़्यादा जो मैंने पढ़ा हुआ है आपने, वो तो यहाँ हमने लिखेगी। इस नावल को भी ध्यान में रखिए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, जो कि महज एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए, कुछ बहुत सी चीज़ें मिस हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो नॉवलिस्ट हैं अर्लियर फेज के अंदर, नॉवलिस्ट की हमने नॉवेल्स की भी फेजेस बनाई हैं, वो है रुडयार्ड किपलिंग। 1865 एंड 1936 तक इनका लाइफ हीरा है।
किपलिंग जो है, किपलिंग का एक ही नॉवल मुझे हमेशा से याद रहा है, उनके नाम से भी मिलता जुलता भी, किम। किपलिंग और किम बिल्कुल सिमिलर है किसी हद तक, इनका वर्ल्ड फेमस नॉवल है। व्यू ऑफ लाइफ इन इज रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स वर रादर सिमिलर टू कॉन्वेंट्स, बड़े क्लोज हैं इनके, इनका नजरिया जो है चीज़ों को देखने का, समझने का, नॉवल लिखने का। लाइक कॉन्रेड ही वेरी मच एडमायर्ड द स्ट्रॉन्ग brave and silent man, but unlike Conrad, he is the slightly wistful admiration of the intellectual who has wanted very much to be the man of action and never succeeded in becoming one. थोड़ा सा उनसे जो डिफरेंट इनका इंटरेस्ट है। ही वॉज बोर्न इन इंडिया। किपलिंग की खास बात ये, इनका सारा तजुर्बा इंडियन है, इंडिया के अंदर ये पैदा हुए थे, कॉलोनियल पीरियड है आपको पता है। बीइंग एजुकेटेड इन इंग्लैंड ही रिटर्न टू इंडिया एट द एज ऑफ 17 एंड बिकेम द एडिटर ऑफ एन एंग्लो इंडियन पेपर। वहाँ पे एडिटर हो गए, लिखने पढ़ने के काम से जुड़ गए एक पेपर के साथ। ही ड्राइव्ड द मटेरियल फॉर हिज अर्ली स्टोरीज प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स। ये यहीं से इन्होंने ड्राइव किया है, इंडिया में रहते हुए जो एक्सपीरियंस किया था, अर्ली स्टोरीज की बुनियाद बने। प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स अंडर द देवदार, ये देवदार वही है जो हमारे दरख्त का नाम है देवदार, अंडर द देवदार। एंड सोल्जर्स 3 फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस इन इंडिया। ऑफ हिज नॉवेल्स द इम्पोर्टेंट आर द नाइट द लाइट दैट फेल्ड 1890 के अंदर, एंड द नौलखा। अब ये 9 लखा आपको पता है, 9 लखा 9 लाख वाली प्राइस वाली चीज को कहते हैं। 9 लखा हार हमारे यहाँ कई कहानियों में जिक्र मिलता है। तो इनका नॉवल है द 9 लखा 1892, एंड कैप्टन क्रेजुअस 1897, एंड द किम, जैसे मैंने बताया किम इनका मुझे अच्छी तरह याद है, तो किम 1901 के अंदर लिखा गया। ये नॉवलिस्ट हमारे पेपर के एतबार से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस है, और पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स के एतबार से अक्सर लोग इनको जानते हैं, तो इनके नावल का रेफरेंस आ सकता है। ख़ासतौर पे नाम भी हमारे मिलते जुलते हैं। द नौलखा जो है इंडियन वर्ड है। द लाइट दैट फेल्ड इज सपोज्ड टू बी द स्टोरी ऑफ एन आर्टिस्ट हु गोज ब्लाइंड एंड लूजेस हिज लव। ये उसकी कहानी है। द नौलखा डील्स विद द लाइफ ऑफ ए मेडिकल मिशनरी इन इंडिया, एंड इट्स मॉरल इज दैट द वुमेन्स प्लेस इज इन द होम। And Captain Courageous relates the story of a miserable dull boy who is swept overboard a ship and is then picked up by a fishing schooner and restored to his parents. Kim is a long story in which a well-defined central character travels through circumstances towards a goal. खैर हम कहानियों में ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इनके नाम याद रखने के। किम, कैप्टन क्रेचुअस, नौलखा, द लाइट दैट फेल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके नॉवेल्स हैं। और इंडियन एक्सपीरियंस याद रखिएगा, यहीं पे ही पैदा भी यहीं पे हुए थे। एक और इंडियन एक्सपीरियंस वाले आथर हमारे पास आ जाते हैं, ई एम फोस्टर। 1879 में पैदा हुए, 1970 तक जाते हैं, और यही वो शख्स हैं, आपको याद होगा, जिनके बारे में एक सवाल मैंने पूछा था, राउंड करेक्टर और फ्लैट करेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया है द एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न नॉवेल्स के अंदर। Foster belonged to the group of elder novelists of the 20th century and occupied an exceptional place in the history of the modern novel. बहुत important authors गिने जाते हैं। Unlike his contemporaries, Foster had never tried to impose on his reader a new creed or astonish him by some technical novelty. इन्होंने ना तो कोई technical novelty से disturb किया है, ना ही कोई नया फलसफा और नया कोई creed लेके आए हैं। Though he was the most popular of all living novelist, yet his production had been small. ठीक है, पॉपुलर ये बहुत हुए, तो जो लिखा बहुत मशहूर हुआ, और उसकी एक वजह पोस्ट कॉलोनियल टाइम था। इस लास्ट नॉवल जो है ना, पैसेज टू इंडिया, ये तो आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा, वाज पब्लिश्ड इन 1924, and then that he did not write any novel except a few volumes of short stories। इनके बाद इन्होंने कुछ लिखी हैं, नॉवल इनका ये लास्ट था, पैसेज टू इंडिया। फर्स्ट अर्लियर नॉवेल्स वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड अपीयर्ड 1905 के अंदर। अर्लीस्ट नॉवल है इनका वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। इट वाज फॉलोड बाय द लॉन्गेस्ट जर्नी इन 1907 एंड रोम विद अ व्यू इन 1908 के अंदर। In 1910 appeared Howard's End, a novel of great power and beauty which attract great attention. His last great novel, Passage to India, appeared in 1924, जैसे पहले बताया।
बस यही इनका काम है, लेकिन फेमस हुए। बाकी इन्होंने क्रिटिसिज्म की भी कुछ बुक लिखी हैं, एसेज वगैरह भी। फर्स्ट बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द कल्चरल लिबरलिज्म एट इट्स बेस्ट। तो ये जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे वो है कल्चरल लिबरलिज्म का जो ट्रेडिशन है, ह्यूमनिज्म का जो ट्रेडिशन है। In his early years, he admired the liberal tradition of the Western civilization, which had given opportunity for layer and personal relations. इनके ख्याल में ये सबसे बेस्ट है, इसमें इंसानों की भलाई हुई है। तो यही डोमिनेट नजरिया है इस वक्त वेस्ट का। But as time passed, he became more and more aware of the darker side of the picture, and his attitude became gravely reflective. जैसे जैसे तजर्बा बढ़ा तो इनके नजरियात में कुछ ना कुछ सीरियसनेस भी आई है और चेंज भी हुए हैं। When after the फर्स्ट वर्ल्ड वार जो इन्होंने एक्सपीरियंस की, काफ़ी लोगों को उन्होंने चेंज कर दिया इस वार ने, इंटेलेक्चुअल्स पे बहुत असर डाला था। Fascism and the communism came to the forefront in many European countries. He saw that the way of the life which had favored might be an oasis rather than the enduring possibility. तो जिस लाइफ को ये आइडियलाइज कर रहे थे, उन्हें आइडिया हुआ दैट वाज ओनली टेम्पररी ओसिस है, कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। थोड़ा सा इन्हें आइडिया हो गया। In all Foster's novels, there is a conflict between good or evil. Good and evil का conflict हमें इनके novels में लगातार मिलता है। Between what is cruel and unperceiving and what good is the lively, entertaining and the sensitive. He wants a harmonious development of a man in which there is a combination of the body and the spirit, reason and emotion. ये चाहते थे, एक हार्मनी चाहते थे किसमें, बॉडी और स्पिरिट के अंदर। ये ड्रीम देखते थे इसमें हार्मनी होनी चाहिए। रीजन और इमोशन के अंदर एक साइड पे नहीं थे, बल्कि कॉम्प्लेक्स चाहते थे, फ्यूजन चाहते थे। वर्क एंड प्ले, ठीक है, ये चीज़ें आप देख रहे हैं, अपोजिट जो दोनों है। आर्किटेक्चर एंड सीनरी, यहाँ पे भी अपोजिशन है। लाफ्टर एंड सीरियसनेस, तो इनके ख्याल में जिंदगी का बेटर जो नजरिया है वो ये है। He believed that the aim of the civilized life is to enhance the quality of personal relation. इनका ख्याल था कि इंसानों के साथ जो इंसानों के ताल्लुकात हैं वही एक सिविलाइज्ड लाइफ का मकसद होना चाहिए। सिविलाइजेशन है ही वो जहाँ इंसान दूसरे इंसानों का ख्याल रखते हैं और उनके आपस के ताल्लुक बहुत खूबसूरत हो। एज ए स्टोरी टेलर ही वॉज वेरी पावरफुल, तभी तो काफ़ी फेमस थे। दिस बिकेम क्लियर फ्रॉम हिज फर्स्ट नॉवल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। Here his theme is the contrast of the two cultures, the English and the Italian, with further complication dealing with the contrast of the two Italian cultures, idealistic and practical. In The Longest Journey, contrast appears again. It is the novel of the friendship, of the bitterly unhappy marriage, of falsehood and shams, and of the good life. इसके बारे में है। Next, in A Room with a View, Foster reaches his full maturity. It was written in the form of the morality play and deals with the theme of contrast between those who understand themselves and those who are caught in self-deception. तो हमेशा आप देख रहे हैं ये कंट्रास्ट लाजमी करते हैं दो दो चीज़ों के अंदर, कंपैरिजन और कंट्रास्ट में लिखते हैं। जैसे हमने हमेशा स्टडी किया, हमारा पढ़ने का तरीका भी आपको पता है, कंपैरिजन और कंट्रास्ट ही है, हमें अपने जैसा आथर मिल गया। In Howard's End, Foster reached his highest achievement as a novelist. It shows the contrast between those who live in a civilized life and those who do not. यहाँ भी कंट्रास्ट है, जो सिविलाइज रहते हैं, जो नहीं है, ईवल और गुड, हमेशा ही रीजन और वो लाफ्टर एंड टीयर, हमेशा ही कंट्रास्ट और कंपैरिजन में ये लिखते हैं। His last great novel, Passage to India, is not technically superior to the Howard's End, अगर देखा जाए तो, but here Foster has appealed to the very much larger audience. पैसेज टू इंडिया में ऑडियंस ज़्यादा बड़े हो जाएंगे क्योंकि इसमें पूरा इंडिया भी है, फिर यूरोप भी है। हैज़ गिवन अ जेन्युइन पिक्चर ऑफ द इंडियंस ऑफ द इंग्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यह इन्होंने देने की कोशिश की है, वो आप तनकीद भी इन पे कर सकते हैं कि सही नहीं है। Here he emphasized on the personal relations which had been his theme in all his previous novels. इनके सारे नावल में अगर एक थीम हम देखें, जैसे जेन ऑस्टन में लव एंड मैरिज है, तो इनमें है पर्सनल रिलेशंस, हमेशा ये डिस्कस करते हैं। From the beginning of the First World War, new experiments were made in the field of the literature on account of the new forces which resulted from the war and which broke the old tradition. अभी हमने जो नॉवेल्स देखे थे, ओल्ड ट्रेडिशन हम उसे ज़्यादातर कह सकते हैं। अब इसके बाद जो एक असर हुआ है ना, वो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार का। ये वर्ल्ड वार्स ने
शूक कर दिया था माइंड ऑफ द इंटेलेक्चुअल। और वार के असर के नतीजे में काफ़ी चीज़ें ब्रेक हो गई थी, ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म हो गए थे कुछ। इन फिक्शन जो है ना, अब नए जो नाम सामने आते हैं वो हैं जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, एल्डस हक्सली एंड सोमरसेट मॉम। ठीक है, अब ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे नॉवलिस्ट हैं जेम्स जॉयस। 1822 में पैदा हुए, 1941 तक इनका इरा है। जेम्स जॉयस वाज ए नॉवलिस्ट ऑफ द यूनिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस। इनके बारे में तो कहते हैं कि जीनियस थे। ये सैमुअल बैकेट के उस्ताद भी हैं, वो इन्हीं से सीखा करते थे जिन्होंने वेटिंग फॉर कार्डो लिखा। ही वाज बोर्न इन डबलिन, ये भी आयरलैंड के हैं, एंड लेफ्ट आयरलैंड इन 1904 टू बिकम ए यूरोपियन कॉस्मोपॉलिटन। उसके बाद अक्सर ये फ्रांस में रहे और वहीं पे इनकी मुलाकात बैकेट से भी हुई थी। Most of his life was spent in the retirement in the Paris. जैसे मैंने पहले बताया, he was highly gifted man and was acutely responsible to observe details. By temperament, he was an artist and symbolist. अगर देखा जाए, he found around him an atmosphere of frustration, aimlessness, and disintegration, and thus, in order to express himself as a novelist, he had to create for himself a different medium. He learned from the psychologist and the biologist of the day that our speech occupies the dominant association area in the brain. Himself a born linguist, आप खुद लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स से हैं तो आपको पता है कि जेम्स जॉयस तो एक लिंग्विस्ट थे खुद भी, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पर कमांड भी हासिल थी। जॉयस लुक्ड अपॉन लैंग्वेज एज ए सिक्स्थ सेंस। इनका ख्याल था ज़बान आपकी छठी हिस्स होती है, दैट मशीनरी थ्रू विच द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म रिवील्स इट्स इनर प्रोसेसेस। इंसान की जो मशीनरी है, इसके जो इनर प्रोसेसेस हैं वो रिवील होते हैं लैंग्वेज के जरिए से। एंड इंस्टिंक्टिव एंड देयरफॉर ट्रूथफुल कमेंट ऑन एक्सपीरियंस। He therefore thought that to explore the unconscious record of our psychic and the psychological adjustment would be a fascinating study if taken up by a novelist. नॉवलिस्ट एक फैसिनेटिंग स्टडी इनका कर सकता था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। और एज ए नॉवलिस्ट आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बायोलॉजी से भी सीखा, साइकोलॉजी से, और लिंग्विस्टिक्स को कंबाइन किया। As it was an unexplored field, offered a new world for the artist to conquer. Joyce, who was in search of a new medium, took it up and did the pioneering work in the stream of consciousness technique. और बाकायदा से जो सही मानों में जो इब्तिदा की है, हेनरी जेम्स ने इसकी बुनियाद रखी थी, टेक्निक को का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस तरह से वो इसके मास्टर नहीं है जहाँ पे हमें जॉयस के अंदर ये काम मिलता है। द इम्पोर्टेंट नॉवेल्स ऑफ द जॉयस आर डबलिनर्स, 1914 में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये हमने अपनी मास्टर्स में पढ़ा था। एग्जाइल्स 1918 एंड यूलिसिस, जिसे इस सदी का बेस्ट नॉवल भी कहा जाता है, यूलिसिस को। अगर आप इनके नॉवल पढ़ना चाहें तो ये नॉवल मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, यूलिसिस। Of these, Ulysses is masterpiece. Masterpiece एक इनके वर्क, हर बंदे का एक मैग्नम ओपस होता है, एक मास्टरपीस होता है, वो इनका ये है। In all these novels, Joyce makes a study of artist who frees himself from the various shackles and ultimately comes to the realization of his own true personality. Portrait of the artist में ऐसे ही होता है। In Ulysses, the artist is shown at one with humanity through insight into the psychology of the speech, our most intimate faculty, in which all men share and have shared. This book is presented as an epic, the counterpart of Homer's Odyssey. आपको पता है होमर्स के इलियड और ओडेसी हैं, और ओडेसी का जो काउंटर पार्ट है वो ये बुक है। ये नॉवल है, एक एपिक को नॉवल फॉर्म में ढाला गया, और यूलिसिस जो है ये ओडेसियस का ही दूसरा नाम है, यूलिसिस। But whereas Homer dwells on the adventures and has very little to say about the reaction of the adventures. आपको पता है होमर ने जो एडवेंचर्स की बात की, होमर रोट ए स्टोरी ऑफ एडवेंचर स्टोरी, जिसमें बेशुमार इंसिडेंट्स हैं, बहुत सी हैपनिंग होती हैं लगातार, लेकिन होमर कभी भी जो है हीरो है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, यूलिसिस है या ओडेसियस है, उसके ब्रेन में नहीं जाता। जॉयस लेज एम्फेसिस ऑन द स्पीचेस ऑफ द हीरो, जबकि इनका सारा जोर इनकी लैंग्वेज के ऊपर है, स्पीचेस के ऊपर है। बिकॉज according to him, speech, not action, is the token of humanity.
जॉयस के मुताबिक एक्शन नहीं, स्पीच इंपॉर्टेंट है, और होमर से ये उल्ट है। अवर नेचर रिवील्स इटसेल्फ थ्रू अवर स्पीच। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं तो हमारी फितरत रिवील होती है हम कैसे हैं। And in order to demonstrate it fully, 24 hours are quite sufficient, and there is no need of any change of scene. इस नॉवल के अंदर यूलिसिस में कोई, यूलिसिस की जो कहानी है 24 घंटों की है। आप इमेजिन करें, सिर्फ 24 घंटों की कहानी है, काफ़ी बल्कि नॉवल है, सारा का सारा 24 घंटों में हो जाता है, और एक्शन तो कोई है ही नहीं ना, कोई सीन ही चेंज नहीं होता, सारा का सारा उसके जेन में चल रहा है। तो एक किसी के जेन में अगर आप 24 घंटे के लिए चले जाएं तो जॉयस का ख्याल है कि काफ़ी है उसको समझने के लिए, सारा कुछ जान जाते हैं। Unlike great novels, Ulysses does not present truth to life. Joyce here has introduced a new technique which exercises great intellectual appeal to the thoughtful readers के लिए, तो ये कमाल की है। तो इसी वजह से ना मॉडर्न डे में जो जॉयस काफ़ी डिफिकल्ट है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं ये नॉवेलिस्ट के नॉवेलिस्ट हैं। भाई ये राइटर्स के नॉवेलिस्ट हैं, ये आम बंदों के तो हैं ही नहीं। इसके लिए तो आपको पहले खुद राइटर होना चाहिए, खुद साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, लिंग्विस्ट होना चाहिए, फिर आप पढ़ें। He is a pioneering work because here it shows to the novelist to explore a new field, the stream of consciousness। इन्होंने डिटेल से प्रैक्टिस किया है, सही मानों में इसकी बुनियादें रखी हैं, which was so far hidden from their view. Thus Ulysses holds an important place in the history of modern novel. यूलिसिस की एक खास मुकाम है टेक्निक के एतबार से भी, खास तौर पर नावल को मॉडर्न बनाने में। उसके बाद जो हमारे पास ऑथर हैं, बल्कि ऑथरस हैं, वर्जीनिया वुल्फ। शी वॉज बोर्न इन 1882 एंड डाइड और सुसाइड की थी उन्होंने 1941 के अंदर, वर्जीनिया वुल्फ ने। तो एक और ऑथर भी हैं जिन्होंने सुसाइड की थी, क्या आप नाम बता सकते हैं? वर्जीनिया वुल्फ ने की थी तो मैं बता सकता हूँ आपको। Virginia Woolf, who was the most distinguished woman writer of her generation, made a far more exciting use of stream of consciousness technique than the James Joyce. इन्होंने जो वो जेम्स जॉयस से सीखा है, वर्जीनिया वुल्फ जो है ना जेम्स जॉयस की शागिर्द हैं समझ लें, और जेम्स जॉयस की जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है उसको बड़ा वर्सटाइल वे में इस्तेमाल किया है। शी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द यूलिसिस, और जो वर्जीनिया वुल्फ है वो यूलिसिस से बेपनाह मुतासर हुई थी। हाल तो हम पढ़ें तो बिल्कुल मुतासर नहीं होते क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, इतना टफ है वो। In which Joyce had found an alternative to the well-made plot and external characterization. She found that this conception of the inner drama of the mind was fraught with tremendous possibilities, and she decided to exploit it to the fullest extent. ये यूलिसिस से इन्होंने सीखा, और वर्जीनिया वुल्फ ने सोचा कि मैं भी अपने नॉवल ऐसे ही लिखूंगी। Moreover, like Joyce, she had a fine sense of language and was gifted with a poetic temperament. और दूसरा इनकी खास बात है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अलावा लैंग्वेज पर इनकी कमांड, ये पोइटिक प्रोज लिखती हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी पोइटिक प्रोज, यानी प्रोज में भी पोइटिक वे में लैंग्वेज लिखना। वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द जॉयस एंड द फ्रेंच नॉवेलिस्ट प्राउस्ट, दूसरा जो इन्होंने असर लिया वो प्राउस्ट से लिया है, who conceived personality as a continued process of decantation from state to state. She herself pointed out, it is life that matters, nothing but life, the process of discovering the everlasting and perpetual process. ये कहते हैं, ये इनका नजरिया है कि लाइफ मैटर करती है, इसको डिस्कवर करना, ये लाइफ एक प्रोसेस का नाम है। वैसे भी देख रहे थे वर्जीनिया वुल्फ ने प्रैक्टिस किया। She depicts in her novels the stuff of life, the thought, feeling, impression, steeped in the richest dyes of her imagination and turned into images by her poetic sensibility. ठीक है, उनकी लैंग्वेज पोइटिकल होती थी, थॉट्स, फीलिंग और इम्प्रेशन को वो कैसे करीब लाती हैं और बहुत खूबसूरती से पोइटिक प्रोज में कन्वर्ट कर देती हैं। इन नॉवेल्स द वॉयज आउट 1930s के अंदर, द वॉयज आउट, वर्जीनिया वुल्फ फॉलोड द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ स्टोरी टेलिंग। इब्तिदा में उन्होंने ट्रेडिशनल पैटर्न को यूज किया है जो कि क्रोनोलॉजिकल होता है कि पहले वाकया हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, प्लॉट होता है, बिगिनिंग होती है, मिडल एंड होता है, एक ऑर्डर होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो तो फीलिंग पे डिपेंडेंट है, उसकी अपनी ही एक लॉजिक है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, सडन चेंज होता है उसके अंदर, मूड भी चेंज होते हैं।
Her second novel, Night and Day, 1919, offers an elaborate, long drawn out study of Catherine Hilbery, an intelligent young woman of the middle class, and her relation with her mother and the four friends. बस इसकी डिस्कशन है नाइट एंड डे के अंदर. बट द मेन इंटरेस्ट लाइज नॉट इन द होम theme of the love, but on the conversation and introspection in which the chief characters are engaged and which gradually reveal their doubts, hesitations as they face the reality of experience. तो इन ऑथर्स का क्या इंटरेस्ट होता है? इनर लाइफ, कन्वर्जेशन, स्पीच, लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं और उन लैंग्वेज से उनके थॉट को, फीलिंग को, उनके डाउट, उनकी हेजिटेशंस, उनकी उनके जो इनर एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे हैं. इन आवर नेक्स्ट नॉवल जैकब्स रूम, ये 1922 में पब्लिश हुआ, represent her first serious experiment in the stream of consciousness technique. Here she makes an attempt to construct pictorially the personality of a young Englishman from his infancy to the age of 26 when he is killed in the war. In this novel, Virginia Woolf's quest for the meaning of human experiences goes on, but the mystery is not yet solved. एंड मिसेस डैलोवे काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा, 1925 के अंदर पब्लिश होता है. शी एक्सप्लोर्स एंड रिक्रिएट्स द पर्सनैलिटी ऑफ ए मिडल एज्ड वुमन, मिसेस डैलोवे. हियर शी सेट्स down the incidents of a day in her life accompanied by visual, mental and emotional impressions. तो ये नावल में भी एक्सटर्नल कोई बहुत बड़े वाकयात नहीं होते इस तरह के नावल में. जैसे मिसेस डैलोवे में भी देखिए, इन्होंने बिल्कुल यूलिसिस की तरह सिर्फ एक दिन दिखाया है. मिसेस डैलोवे की लाइफ का सिर्फ एक दिन है जिसमें पूरी कहानी है. The day in her life is expressed in terms of a long interior monologue, the smooth flowing of the stream of consciousness, which is interrupted by the striking hours of the clock. कहीं कहीं वो डिस्टर्ब होती है जब टाइम जो है बैरूनी टाइम के साथ वो टकराती है. ज़्यादा इंटीरियर मोनोलॉग है, सोच है, अंदर की दुनिया है सारी. वर्जीनिया वुल्फ्स मोस्ट सक्सेसफुल नॉवल इन द न्यू स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस मेथड इज टू द लाइट हाउस. इनका सबसे ज़बरदस्त जो नॉवल है वो टू द लाइट हाउस है, 1927 में पब्लिश होता है. आपने पढ़ा होगा इसको, यकीन है, मास्टर्स के अंदर है. Here the scene is set on the unnamed island and the lighthouse symbolizes in some queer way the reality which is never experienced. जहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं है, एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी चीज़. काफ़ी मीनिंग है, आप इसकी क्रिटिसिज्म तो आप जानते ही हैं. Here, next novel is Orlando, which is the loveliest of the all, relates in a series of the vivid scenes, the dramatic climaxes, the mental experience of the poet while writing a prize poem. The years 1937 में आ रहा है. Virginia Woolf returned to a much simpler form of fiction. It is a novel of the generations in which the fortunes of the middle class family from 1880 to the present time are rather skillfully represented. इसमें टाइम थोड़ा बड़ा खींचा है इसने और ट्रेडिशनल वे में स्टोरी लिखने की कोशिश की. Her last novel, Between the Acts, 1941, is filled with a sense of her personal failure to the rest, meaning from the experiences and the spectacle of the world at war deepens the despair. यहाँ मायूसी इनकी बढ़ती है और इस despair के साथ जिंदगी का भी एंड कर देती हैं उसी साथ. नेक्स्ट हमारे पास जो है नॉवलिस्ट हैं एल्डस हक्सली. हक्सली जो हैं ये साइंटिफिक फैमिली से बिलोंग करते थे. इनके जो फादर हैं मिस्टर हक्सली, वो भी नामी गिरामी साइंटिस्ट थे और काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी इनकी. Was born in 1894 and died in 1963. As a novelist, Aldous Huxley is concerned with the search for a workable faith in the bewildering world of today. इस तलाश में थे कि कोई वर्केबल थियरी, कोई अंडरस्टैंडिंग मिल जाए मुझे. एंड बीइंग प्रीएमिनेंटली एन इंटेलेक्चुअल, whatever faith in he finally accepts must be one justifiable by logical argument, not merely by appeals to the feeling or tradition. तो इनका नज़रिया तो ज़ाहिर एक साइंटिस्ट की तरह का था. एक ऐसी चीज़ मिले जिसे ये डिफेंड कर सके, प्रेजेंट कर सके लॉजिकली, उसमें लॉजिक हो, उसमें कोई रिदम हो, कोई ऑर्डर होना चाहिए. सिर्फ फीलिंग और ट्रेडिशन काफ़ी नहीं है. In order to understand the generation that came to maturity between the First and the Second World War, the writings of the Huxley are the best guide. अगर आप उनको देखना चाहते हैं ना, इस जनरेशन को, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान में जो कुछ हुआ. Though he lacks the imaginative power of the Lawrence and the poetic sensibility of the Virginia Woolf, he is better intellectually equipped with than either. Intellectual approach जो अगर देखें
तो ये दोनों से अच्छी है लॉरेंस से। लॉरेंस की जो पावर है वो इमेजिनेटिव है, और पोइटिक सेंसिबिलिटी हम कहते हैं वर्जीनिया की पावर है। तो इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो इसकी है, Huxley की। He represent the small percentage of the people of his generation who have ideas. In his early novel क्रोम येलो 1921 के अंदर, एंटिक है 1923, और Those Barren Leaves 1925, Huxley presented the dangerously attractive doctrine of hedonism, that is pleasure is the greatest thing in the life. और फाइनली ये किस जगह पे पहुंचते हैं, हेडोनिज्म के साथ, क्या कि प्लेयर इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ। अब ये देखते हैं कि इन्होंने कहाँ से ये नजरें लिया। द स्टाइल these novels has a seductive charm, and here the author fully exploits his scientific and the literary vocabulary. इनका जो साइंटिफिक बैकग्राउंड था इन्होंने खूब इसका इस्तेमाल किया अपने नॉवेल्स के अंदर। ऑफ दीज थ्री नॉवेल्स क्रोम येलो विच इज टच्ड विद लिरिसिज्म possess the greatest charm. Antique Hay, which is the loveliest of the three, is a rollicking satire on the life worshippers. Those Barren Leaves has a number of the finely drawn characters who are easygoing pagans. They take it for granted that the universe has no meaning. ठीक है, यहाँ पे पहुँचते इनमें universe has no meaning, and therefore the only thing to do is to enjoy oneself and take no thought for the matter. कि किसी चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी enjoy करें, क्योंकि यूनिवर्स का कोई पर्पस तो है नहीं। In his next novel, Point Counterpoint, Huxley studies the frustration brought about by the conflict between passion and reason. कि कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे ड्रामेटाइज करते हैं। Here he shows that man's foolish attempt to deny the validity of the sense and pretend that he is a spiritual being has condemned him to wretchedness and self-destruction. कि ये फूलिश है कि आप अपने जो सेंसिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करें, तो फिर ओनली स्पिरिचुअल बीइंग है, अगर आप प्रिटेंड करते रहेंगे तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बायस बन सकते हैं। द रोमांटिक्स find that the passion diverse from the reason makes life a mockery. The rational intellectual with his analytical reason destroys spontaneity and the power to feel and sympathize. Thus there is no escape. The total effect of the point counterpoint is the one of the bitter disillusionment with society. In Brave New World, ये मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा फेमस है, इनका जो वर्क है वो है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, that is published in 1923. Actually accomplished the combination of the scientific materialism and hedonism. Here he searches for the new faith in spiritualism and Eastern philosophy. यहाँ पे ये सर्च करते नजर आते हैं, और जब वेस्टर्न फिलोसफी में कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ईस्ट का रुख किया कि यहाँ पे क्या कुछ है। This respect for the spirit is further developed in the next novel, Eyeless in Gaza. Eyeless इन गाजा 1933। आपको याद होगा ये इन्होंने फ्रेज कहाँ से ली होगी, किसकी पोइम से? आइलेस इन गाजा। याद आया कुछ आपको, किस पोएट की ये लाइन है जिससे टॉपिक इन्होंने अपने नॉवल का नाम रखा 1939 के अंदर? हियर ही रिवील्स डीपर कंसर्न फॉर द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। शुरू में देखे वो बिल्कुल हेडोनिस्टिक हैं और मीनिंगलेसनेस की तरफ थे, लेकिन कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली का जो थॉट है डिराइव्ड दीज मेनली फ्रॉम हिंदू फिलोसफी। इंडिया की तरफ आते हैं, हिंदू फिलोसफी पढ़ते हैं विद इट्स एम्फेसिस ऑन द नॉन अटैचमेंट एंड यूनिवर्सल पिटी। दिस न्यू फिलोसफी इज फर्दर डेवलप्ड इन Huxley's succeeding novels Ends and Means 1938 में एंड द ग्रे एमिनेंस 1940 में जो नॉवल आता है, इस पे हिंदू फिलोसफी का भी असर नजर आता है Huxley के ऊपर। Here he accepts the existence of supramundane reality। एक जो है सुप्रा यानी ट्रांसेंडेंटल जो रियलिटी होती है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। He also believes that we are bound to this world of illusion through desire which springs from selfhood. These ideas are very much akin to the philosophy of Bhagavad Gita। तो भगवद गीता जो बुक है जो हिंदू फिलोसफी की इंपॉर्टेंट बुक्स में आती है, उसके असरात हमें नजर आते हैं। Huxley's last novel, After Many a Summer
deals with the contrast between two conceptions of time, that of the mystic and the scientist. साइंटिफिक जो टाइम है, साइंटिस्ट का टाइम और एक मिस्टिक का टाइम, उसके अंदर कंट्रास्ट है, मिलता है इनकी थॉट के अंदर. द बायोलॉजिस्ट believes that the eternity is the mere existence of a physical life. The mystic, on the other hand, believes that it is through expansion and intensification of the consciousness, which is a spiritual activity, that mystic eternity can be experienced here and now. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें आफ्टर मैन या समर में मिलते हैं. Huxley did not make any notable contribution to the technique of novel. Technique of novel में उन्होंने कोई काम नहीं किया, thought of novel में काम किया. His novels are in fact essays and conversations strung together on a slender thread of plot. But he did for the novel that Shaw did for the drama, that is that he made the novel a form capable of propagating great ideas. ये जो अपनी आइडियाज थे, जो अपनी एक्सप्लोरेशन थी, यूनिवर्स को समझ थी, ये हर नॉवल में देते गए जितना जितना इनको समझ आता गया. एंड दस मेकिंग एन अपील टू द इंटेलेक्ट रादर देन द इमोशंस ऑफ द रीडर. तो इमोशन की बजाय ये दिमाग को अपील करते हैं, फीलिंग को नहीं. उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं एक और नॉवेलिस्ट हैं D.H. लॉरेंस, जो कि पैदा होते हैं 1885 में और 1930 में इनकी डेथ होती है. इनके बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे नॉवेलिस्ट हैं. Lawrence was a great and original writer who brought a new kind of the poetic imagination to the English fiction. To the man in the street, Lawrence is still a sex novelist. आम आदमी आपको पता है लॉरेंस के बारे में यही समझता है कि ये सेक्स नॉवेलिस्ट है. But he himself said, I who loathe sexuality so deeply. ये अपने बारे में क्या कहते हैं कि मुझे तो सेक्सुअलिटी, I loathe this idea. लेकिन लोगों ने इन पर यही इल्जाम लगाया है. He believed that, क्योंकि इनके वर्क में हमें ऐसी चीजें एक्सप्लोर होती नजर आ रही हैं, he believed that there can be no satisfying union on the physical plane alone. उनका तो ख्याल सेक्स के बारे में यही था कि फिजिकल जो यूनियन है वो कोई यूनियन है. Once a man establish a full dynamic communication at the deeper and the higher centers with a woman, this can never be broken. जब तक आपका डीप रिलेशनशिप ना हो तो कोई रिलेशनशिप नहीं है. यानी सेक्स के बारे में इनका ख्याल था कि ये एक स्पिरिचुअल एक्ट है, ना कि एक उस तरह से जिस तरह लोग समझते हैं. सेक्स इज द डोर बियॉन्ड लाइज एन अल्टीमेट इम्पर्सनल रिलेशनशिप फ्री ऑफ ऑल इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस. तो इनके नजरियात अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो D.H. लॉरेंस को आप पढ़ सकते हैं. इफ वी स्टडी द नॉवल D.H. लॉरेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द व्यू, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम वुड बी डिफरेंट. इस फर्स्ट नॉवल क्या है, द वाइट पीकॉक, 1911 में आता है. Struck the lyrical note much of his best work. His second है The Trespasser was more melodramatic with sons and lovers. ये आपने शायद पढ़ा होगा, सिलेबस में है sons and lovers. Lawrence came to his own. His next novel is The Rainbow. Starts in much with the same way, but there is a far more poetry than beauty in it than in Sons and Lovers. His next novel, Woman in Love, 1921, is rather obscene. यानी वुमेन इन लव जो है काफ़ी ऑब्सीन है, इस पर काफ़ी इनको तनकीद का निशाना बनाया गया. द लॉस्ट गर्ल, लॉरेंस फीलिंग फॉर नेचर अपीयर्स एट इट्स बेस्ट. एंड इन एरोन्स रॉड जो है, एरोन्स रॉड 1929, he discusses the theme of male comradeship and leadership, which is continued in the Australian novel Kangaroo 1923 में, and The Bay in the Bush 1924. Australian setting है इनकी. In Plumed Serpent 1926, Lawrence turns his back on everything that man has achieved since he began his long climb out of the dust. In his last great novel, Lady Chatterley's Lover, इनका last great novel है 1928, Lawrence returned to the sex theme again. दरमियान में ये हट गए थे इस थीम से, लेकिन अपनी आखिरी नॉवल में दोबारा सेक्स थीम पे आ गए. Regarding the modern civilization, Lawrence believes that the man has cut himself off from the living cosmos, which is a god. तो इनका ख्याल था कि इंसान ने जो कॉस्मोस है, जो गॉड है, जो जिसका सेंटर, से इंसानों ने खुद को कट कर लिया मॉडर्न सिविलाइजेशन ने, जिससे सफरिंग आ रही है. Without the restoration of that contact, society will perish.
But this cannot be brought about by the mind, which is the center of all is mischief. तो समझते थे कि माइंड अकेले से इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से हम रियलिटी को ग्रास्प नहीं कर सकते. We should have more trust in our flesh and blood rather than intellect. तो इनका ख्याल था कि ये जो फ्लैश एंड ब्लड एक्सपीरियंस होता है हमें इसको अहमियत देनी चाहिए. इसी वजह से इनका सेक्स के बारे में नजरिया इस तरह से मिलता जुलता है, जहाँ पे एनालिसिस का इनकार करते हुए ये फिजिकल सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को रूहानी एक्सपीरियंसेस के साथ मिक्स कर देते हैं. Man must let his will she lapse back into his unconscious self and arrive at mindlessness, which is equal to the state of samadhi, as explained in Hindu scriptures. वही हिंदू जो भगवत गीता और हिंदू जो फिलॉसफी है वहां से इन्होंने समाधि का कॉन्सेप्ट लिया, और विच क्या था कि मैन लेट इट विल लैप्स इनटू द अनकॉन्शियसनेस, यानी माइंडलेसनेस की तरफ आप जाएंगे और पूरी यूनिवर्स के साथ ऐसे मिक्स हो जाएं. समाधि का जो नजरिया है, लॉरेंस वाज अ रेबल एक लिहाज से अपनी सोसाइटी में. अब हम चलते हैं मॉडर्न नॉवेलिस्ट की तरफ, जो एक्चुअली तो तीसरा है, यानी हमने दूसरा ग्रुप देखा था और तीसरा अब आगे मॉडर्न ट्रांजिशन थे दरमियान में. ये लास्ट फेज है हमारा, शायद एक ही पेज है, ये हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेटर पीरियड जिसमें कवर भी नहीं है ना. Among the moderns, the most important novelist is Somerset Maugham. Somerset Maugham का एक नाम है मॉडर्न, इससे आगे जो जनरेशन आती है इसमें 1878, who is equally famous as a dramatist and a short story writer. ये ड्रामाटिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी इनकी बहुत कमाल की हैं, कुछ मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो काफ़ी डीप और विजडम वाली हैं, काफ़ी मज़ा आया था. He believes in working in a narrow life and his method is naturalistic as that of a Maupassant. तो ये जो गाय डे मॉपसा हैं, फ्रेंच ऑथर हैं, उनके काफ़ी क्लोज हैं, उनकी तरह लिखते हैं. His important novels are Liza of Lambeth in 1897 में पब्लिश होता है, of Human Bondage 1915, Cakes and Ale 1930 and The Razor's Edge. तो ये इनके फेमस वर्क है, Cakes and Ale, The Razor's Edge, Lambeth and The Human Bondage. Liza of Lambeth is the completest specimen of the naturalistic novel in England. Of Human Bondage, Maugham plays the role of the impartial spectator as a boy and a young man. Though the views expressed by him in it are outdated, yet it has got its value because here the author expressed his honest, unflinching acceptance of his belief in the meaninglessness of life. It is an autobiographical novel and contains one of the most moving accounts of the loneliness in English fiction. उसके अलावा Cakes and Ale, which is a witty, malicious, satirical comedy, is highly entertaining. तो ये हमारे पास वर्क था, एक लाइन शायद हमारे पास है. In Razor's Edge, Maugham seeks the meaning of life like Aldous Huxley in Hindu philosophy with its emphasis on detachment and renunciation. तो मोहम भी यहाँ पे हक्सले की तरह हिंदू फिलॉसफी से हेल्प लेते हैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, लाइफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए. That is the end of